नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज बात कर लेती हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का एमए हिंदी 2023 के प्रश्न पत्र पे। ये मैं आपको पूरा हल कराऊंगी। पूरा से मेरा तात्पर्य है मैं आपको 40 एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन हल कराने वाली हूँ, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में आपको पता होगा। इसमें 2 सेक्शंस आते हैं। पहले सेक्शन में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और दूसरे में विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब लिखने होते हैं आपको। तो वो मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो संभव नहीं है। बाकी उत्तर लेखन कैसे कर सकते हैं आप, अच्छा, इससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपकी डिमांड पर ही डाला गया है और एक एक बिंदु को मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अभी तक आपको जो चीज़ें नहीं पता थी, आपको नहीं पता था कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो आपका उत्तर जो है निश्चित तौर से अब इम्प्रूव हो जाएगा। उन बिंदुओं का आप ध्यान रखना। चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीधे पहले प्रश्न पे आ जाती हूँ। मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंचलिक कथाकार कौन है, बताइए। अंचल विशेष से संबंधित रचनाएँ कौन लिखते हैं या फिर लिखते थे, और बताइए ये जो रचनाकार हैं आपको पता ही होगा कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु है। और इनके बारे में एक तथ्य और जानिए कि आंचलिक उपन्यास इनका सर्वप्रथम आया था कौन सा, मैला आंचल। और ये भी जानिए कि हिंदी साहित्य जगत में मैला आंचल से इन्होंने आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तन भी किया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा है, एक कोटेशन है, पंक्ति है किसी उपन्यास से, आपको बताना है कि किस उपन्यास से है और किस पात्र के द्वारा कही गई है। लिखा है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है, बताइए। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है बता दूं। चलिए फिर, यह कथन है होरी का। और होरी ने ये किससे कहा था, बताइए। होरी ने ये कहा था धनिया से। कब कहा था मैं आपको बताऊं, ये बहुत शुरुआती अंश है। जब राय साहब के यहाँ जा रहा होता है होरी, तो धनिया कहती है कि आज नहीं जाओगे कि तो क्या हो जाएगा, पिछले 2-3 दिन पहले तो गए ही थे। तब होरी कहता है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही अपनी कुशल है। वो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ का उद्धरण है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। गोदान उपन्यास है बाय द वे और 1936 में प्रकाशित। अगले प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है, बताइए। मित्रों मरजानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। इसके बाद में जिंदगी नामा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में चलिए 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब आप बताइए ए या डी में से कौन सा सही है ऑप्शन, बताइए। डार से बिछुड़ी या फिर चाक, सही उत्तर क्या है। डार से बिछुड़ी भी इनका ही उपन्यास है, इनकी ही रचना है। चाक इनकी रचना नहीं है। अब इनकी नहीं है तो किसी की तो होगी ही, ये पता होना ज़रूरी होता है। तो ये किसकी है बताइए, सन 1997 में प्रकाशित किसकी रचना है, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। चलिए फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए प्रश्न को और इसका उत्तर दीजिए। चलिए फिर, प्रश्न है चौथा, लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों की कथा वस्तु क्या है। इनके कुछ उपन्यासों के उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगी, जिनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनके उपन्यासों की कथा वस्तु क्या है, ऐतिहासिकता। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनके कुछ उपन्यासों के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इनका एक उपन्यास है बड़ा ही प्रचलित, गढ़कुंडार। इसके बाद में अगला है अहिल्याबाई, अगला है मृगनयनी। तो ये कुछ इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ें, चलिए फिर। मनोविज्ञान तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप अज्ञे का नाम याद रखेंगे, जैनेन्द्र का नाम याद रखेंगे, ईला चंद्र जोशी का नाम याद रखेंगे, यशपाल का नाम याद रखेंगे, है ना। इसके बाद में चलिए फिर आगे आ जाइए 5वें प्रश्न पर। प्रश्न है 5वां, लिखा है, बुकर प्राइज या फिर बुकर पुरस्कार से सम्मानित रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है, दीजिए उत्तर इसका। लेखिका मैंने बोल दिया है, यहाँ पे एक ही लेखिका हैं, गीतांजलि श्री। रेत की समाधि ये तो बड़ा ही प्रचलित उपन्यास है, आप सभी ने सुन रखा होगा। इसके बाद में राही मासूम रज़ा का आपको याद रखना है, आधे गाँव। और निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी आपको याद रखनी है, और चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत इनका याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़िए, छठे प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आदिवासी जीवन पर केंद्रित है, बताइए।
जैसे अस्मिता मूलक विमर्श में 3 विमर्श आते हैं ना, कौन कौन से? स्त्री विमर्श आता है जो स्त्री अस्मिता की बात करता है, इसके बाद में आता है दलित विमर्श, दलित अस्मिता की बात करता है, इसके बाद में आता है आदिवासी विमर्श। तो बताइए आदिवासी विमर्श पर केंद्रित कौन सा उपन्यास है इनमें से? और अगर ये भी बता देंगे कि जो उपन्यास है इसमें से मतलब सही ऑप्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर उत्तर दूं आपको, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रश्न को पढ़ने के बाद में, उत्तर देने के बाद में वीडियो को फिर से चला के अपना उत्तर मैच कर सकते हैं। चलिए फिर छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लोबल गाँव के देवता। और आइए इसका सही उत्तर यानी कि इसके रचनाकार कौन है, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो मैं दे ही दूंगी। तो सही रचनाकार हैं रणेंद्र। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना राइटिंग आप। बाकी आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है 7वां। तो वह प्रश्न क्या है? प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक किस समस्या पर केंद्रित है? बताइए किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। सही उत्तर आप दीजिए तब तक, जयशंकर प्रसाद। चलिए फिर सही उत्तर मैं दे दूं तो ये किस समस्या पर केंद्रित है? वैसे तो स्त्री अस्मिता पे केंद्रित है ना, स्त्री स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा जो मैच कर रहा है ऑप्शन वो सी है, स्त्री पुनर्विवाह, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका विवाह जो है पहले चंद्रगुप्त से होने वाला होता है, लेकिन फिर चंद्रगुप्त का जो बड़ा भाई है जो कि अय्याशी किस्म का इंसान है रामगुप्त, उससे हो जाता है, लेकिन फिर बाद में ये उस बंधन से स्वयं को मुक्त करा लेती है। तो इस तरह से अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसकी कथा वस्तु पता ही होगी, मैं क्या उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, है ना। बाकी आइए 8वें प्रश्न पर। प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? बताइए। आधे अधूरे नाटक जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यूजीसी नेट के सिलेबस से एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। और ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है ना। चलिए फिर उत्तर दीजिए 8वें प्रश्न का। लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। और क्या प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ चलिए ये बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना आपसे। तो प्रकाशन वर्ष है 1969, 1969। चलिए फिर आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ये एक निबंध है ना, और निबंध है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और ये जो निबंध है यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है। तो आप देख रहे होंगे कि सिलेबस से ही कितने प्रश्न बने हैं यहाँ पे। तो हाँ, प्रश्न है कि ये जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भाषण किस शहर में दिया गया था? हाँ, ये आप जानिए कि ये पहले भाषण के रूप में दिया गया था किसी शहर में, किसी सम्मेलन में, और बाद में ये लिखित रूप में निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ था। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य, वो भी पहले भाषण के रूप में उन्होंने दिया था, बाद में लिखित रूप में वो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है बलिया, ऑप्शन सी। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी वो तो मैंने आपको बता ही दी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ना, नाम याद रखिएगा, BH लिख दे रही हूँ शॉर्ट में। चलिए फिर आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न क्या है? प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है इसके लेखक कौन है? ये निबंध जो है नेट के सिलेबस में संकलित है। चलिए फिर, और ये निबंध जो है लॉर्ड कर्जन पर तंज कसते हुए, व्यंग करते हुए लिखा है किसने? बताइए। बालमुकुंद गुप्त ने, लॉर्ड कर्जन। चलिए फिर, है ना। बाकी हरिशंकर परसाई जी का नाम तो आप जानते ही हैं, सदाचार का तावीज़, इनका भी एक व्यंग्यकार के रूप में कितना बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य जगत में। आगे बढ़िए। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी है? पढ़िए। शेखर एक जीवनी। बताइए, नाम के अंत में जीवनी लिखा है तो क्या ये जीवनी है? बिल्कुल नहीं, ये जीवनी है। ये एक उपन्यास विधा की रचना है अज्ञेय की। हालांकि आलोचकों का ऐसा कहना है कि ये उनकी आत्मकथा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं। जब आप इसकी भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये एक उपन्यास विधा की रचना है। बाकी यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, कलम का सिपाही। किसकी जीवनी है? अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। और किसके जीवन पर आधारित है? इनके पिता श्री धनपत राय यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है। और
कब प्रकाशित हुई ये भी जान ही लीजिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी का तो बड़ा नाम है हिंदी साहित्य जगत में, तो उनसे संबंधित तथ्य तो आपको पता ही होने चाहिए। 1962 में, और एक तथ्य और कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ठीक 1 साल बाद, यानी कि सन 1963 में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़िए, 12वें प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है, क्या प्रश्न है? प्रश्न है, वह भी कोई देश है महाराज, किस क्षेत्र का वर्णन है? बताइए। एक यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है, इसमें किस क्षेत्र का वर्णन है? और ये भी बताइए कि ये यात्रा वृत्तांत है किसका। चलिए फिर उत्तर दूं आपको। तो सबसे पहले तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इसमें वर्णन है ये। और इसके बाद में किसकी रचना है? ये अनिल यादव की रचना है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलिए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़िए, 14वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य। काव्यशास्त्र से प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय और हाँ, यही सारी संप्रदाय हैं। और एक बच रहा है औचित्य संप्रदाय। इनके प्रतिष्ठापक आचार्य आपको ज़बान पे होने चाहिए, नींद में भी अगर कोई पूछे तो अलंकार संप्रदाय पे आइए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताइए? भामा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इनकी जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है, और इनकी जो अलंकार से संबंधित पुस्तक है कौन सी है? काव्य अलंकार, वो भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में दंडी की जो पुस्तक है या फिर ग्रंथ है, काव्य आदर्श है। ठीक है, इसके बाद में बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इनके ग्रंथ का नाम है। इसके बाद में भरत मुनि जो हैं वो ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। और संप्रदाय कौन सा है इनका जिसका इन्होंने प्रवर्तन किया है? रस संप्रदाय। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन का, बाकी कुंतक का है औचित्य संप्रदाय। ठीक है, 6 संप्रदाय जो हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। 15वें प्रश्न पर आइए। वैसे मैंने काव्य शास्त्र चैनल पर पढ़ा रखा है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न है 15वां, ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। ये तो मैंने ऊपर ही बताया, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, इन्हीं का ध्वन्यालोक है। और बाकी चीज़ें तो मैंने, हाँ, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। मम्मट का काव्य प्रकाश है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, 16वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत के प्रणेता आचार्य, या फिर कल्पना सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ये प्रश्न आ गया है आपके सामने। सही उत्तर क्या है? कॉलरिज, या फिर लोंजाइनस, या फिर क्रोचे, या फिर अरस्तु। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। और इसके बाद में लोंजाइनस का कौन सा है? बताइए, क्योंकि पूछा तो जा ही सकता है आपसे, क्योंकि पूछा तो ये भी जा सकता है। तो इनका सिद्धांत का नाम है उदात्त। राइटिंग मैनेज कर लेना, मैं फिर से कह रही हूँ। बाकी अरस्तु के 3 सिद्धांत है, कौन कौन से? अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, और तीसरा है विरेचन का सिद्धांत। क्रोचे ने कोई सिद्धांत तो नहीं दिया, वैचारिकी से संबंधित हैं ये। इनका अभिव्यंजनावाद आपको याद रखना है, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं अलग से। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ें, चलिए फिर 17वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, टी.एस. एलियट, देखिए फिर से पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न है। टी.एस. एलियट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बताइए। उदात्त तो मैंने आपको बता दिया है, तो ये नहीं होगा। अनुकरण भी मैंने बता दिया है अरस्तु का है, तो ये भी नहीं होगा। अभिव्यंजनावाद भी मैंने बता दिया है पिछले ही प्रश्न में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. एलियट का है। ठीक है, 17वें प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। 18वें पर आइए। प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। बताइए, ये एक लेख है, ये किसका लेख है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। ऑप्शन बी करेक्ट है, विजय देवनारायण शाही। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलिए। 19वां प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? बहुत आसान प्रश्न है, और अगर आपको रिवाइज करना है इन सभी चीज़ों को, जैसे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ या फिर हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंध,
तो ये मैंने चैनल पे करा रखे हैं। जब आपका CVT PG का एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले मैंने पूरी एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अलग तो पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस वही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना जाके, अगर आपकी इच्छा हो तो सही उत्तर ऑप्शन ए नामवर सिंह जी। इनकी एक रचना और याद रख सकते हैं, कहानी नई कहानी, है ना। आगे बढ़ें फिर, चलिए 20वां प्रश्न है, किस उपन्यास को पढ़ने के लिए उर्दू जीवियों ने हिंदी सीखी थी? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, चंद्रकांता। रचना किसकी है ये भी बताइए दीजिए। तो ये किसकी रचना है? बाबू देवकी नंदन खत्री, DK। आगे बढ़िए, 21वां प्रश्न है, कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है? बताइए। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखी है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी उन्होंने लिखी है। अंतिम बच रही है आपकी हिंदी साहित्य का अतीत, ये उन्होंने नहीं लिखी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और ये किसने लिखी? अगर उन्होंने नहीं लिखी है तो ये भी पता होना आपको चाहिए। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है 21वें प्रश्न का। 22वें पर चलिए, प्रश्न है, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग या फिर संज्ञा किसने दी है? आदिकाल के तो कई नाम है ना, वीरगाथा काल है और चारण काल है, सिद्ध सामंत काल है, आदिकाल है। तो बताइए किसने इसको क्या कहा है? तो ये तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। बाकी आपके लिए ये होमवर्क है कि इसके अन्य नाम क्या हैं, जो मैंने अभी बताए, होमवर्क नंबर 1। इसके अन्य नाम क्या हैं और किसके द्वारा क्या नाम दिया गया है, कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर देना। ठीक है, 23वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय। शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत में हिंदी साहित्य जगत के विभिन्न युगों को वर्गीकृत किया है। तो उनके अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? बताइए। आदिकाल का समय उन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। तो भक्ति काल का 1375 से 1700, और इसके बाद में आ जाएगा 1700 से 1900 रीतिकाल, और उसके बाद में गद्यकाल उनके अनुसार, जो कि आधुनिक काल कहा गया बाद में। अगले प्रश्न पर आइए, 24वां प्रश्न है, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। पंक्तियाँ किसकी हैं? लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, बुंदेलखंडी ठाकुर। ठीक है, 3 ठाकुर रहे हैं हिंदी साहित्य जगत में। आपने अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ी है तो उन्होंने अच्छे से बताया। एक तो असनी वाले ठाकुर हैं, दूसरे असनी वाले दूसरे ठाकुर हैं, तीसरे हैं बुंदेलखंडी ठाकुर। आगे बढ़िए, 25वां प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें 3 काव्यधाराएं दिखाई देती हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। तो उसी की बात हो रही है। सही उत्तर क्या है बताइए? ये कथन किसका है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, रामचंद्र शुक्ल जी। 26वां प्रश्न है, निर्गुण पंथियों में कौन सा संत कवि रीति से परिचित था? या फिर आप आसान भाषा में इसको समझना चाहें तो बताइए कि कौन सा कवि जो है वो सबसे सुशिक्षित था, यानी सबसे पढ़ा लिखा। तो अब तो आप उत्तर दे ही लेंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी, सुंदरदास। ठीक है, आगे बढ़िए, 27वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। एक लेख है, किसका है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, शिवदान सिंह चौहान। अगले प्रश्न पर आइए, 28वां प्रश्न है, राजनीतिक मताग्रह कविता की समझदारी का बाधक है। किसका कथन है बताइए? होमवर्क दे दूं क्या आपको एक और? चलिए, ये भी आपका होमवर्क है। बाकी अगर आप उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में तो आपका उत्तर पिन कर दिया जाएगा, नहीं देंगे तो मैं ही देके अपना आंसर पिन कर दूंगी अगर आपको नहीं पता होगा तो। ठीक है, चलिए फिर 29वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्त्री विमर्श से संबंधित नहीं है? बताइए। इन चारों रचनाओं से संबंधित मैं आपको तथ्य बता दूंगी। चलिए,
तो आइए, पहली रचना है स्त्री उपेक्षिता। ये स्त्री विमर्श से संबंधित है और ये है किसकी? ये प्रभा खेतान की रचना है। और ये अनुवाद है, पता है किसका अनुवाद है? सिमोन की पुस्तक थी द सेकेंड सेक्स, उसका ये अनुवाद है, प्रभा खेतान के द्वारा किया गया। इसके बाद में अगली रचना आती है आवा। आवा किसका उपन्यास है? आवा उपन्यास है चित्रा मुदगल का। अगली रचना पर आइए, फरिश्ते निकले। मतलब आवा भी स्त्री विमर्श से संबंधित ही है और फरिश्ते निकले भी स्त्री विमर्श से संबंधित ही है, लेकिन ये रचना किसकी है? फरिश्ते निकले, बताइए। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है ये। तो अंत में बच रहा है ऑप्शन डी, यही करेक्ट होगा, मुकुल। ये काव्य संग्रह है और किसका काव्य संग्रह है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है 29वें प्रश्न का। अगले प्रश्न पर आइए, 30वां प्रश्न है, कवि केशवदास के संबंध में कौन सा कथन शुक्ल जी का नहीं है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला, बिल्कुल सही है। चमत्कार की प्रवृत्ति बाधक थी, संवादों में सबसे अधिक सफलता मिली, रामचंद्रिका फुटकर कवित्वों का संग्रह है, बताइए। ये तीनों तो उन्होंने कहे हैं, कौन सा नहीं कहा है? ऑप्शन डी करेक्ट है, रामचंद्रिका फुटकर कवित्वों का संग्रह है। अगले प्रश्न पर आइए, स्वयंभू के अतिरिक्त किस अन्य कवि ने पौंचर्यू लिखी? बताइए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पौंचर्यू लिखा है वो जैन रामायण है, तो इस वजह से इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। पौंचर्यू की भाषा अपभ्रंश है इसलिए। देखिए, मैंने कई तथ्य बता दिए। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, बिमल देव सूरी ने यहाँ पर, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़े फिर, बताइए। चलिए फिर 32वें प्रश्न पर आइए, 8 प्रश्न और शेष हैं आपके। प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहीं, काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रैदास। अगले प्रश्न पर आइए, रैदास की ये पंक्ति और आपको याद रखनी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। हिंदी के किस कवि का श्लेष वर्णन अद्वितीय है? बताइए। श्लेष अलंकार है ना, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, तो बताइए हिंदी के किस कवि का श्लेष वर्णन जो है वो बड़ा ही उच्च कोटि का है? प्रश्न संख्या 33, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, सेनापति। अगले प्रश्न पर आइए, 34वां प्रश्न। प्रश्न है, यह शहर आधा जल में है आधा मंत्र में है, काव्य पंक्ति है, बताइए। कविता का नाम क्या है और ये बताइए रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, कविता का नाम है बनारस और रचनाकार का नाम क्या है ये बता दूं आपको कि आप बताएंगे? चलिए मैं ही बता दे रही हूँ, केदारनाथ सिंह। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए, 35वां प्रश्न है। एक पंक्ति दी गई है कि छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ व्यंजना करने वाली छाया, यह कथन किसका है? छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ व्यंजना करने वाली छाया, ये है आपका होमवर्क नंबर 3। करिए थोड़ी आप भी मेहनत, सारी मेहनत मैं ही करूं क्या? परीक्षा में आपको बैठना है तो थोड़ी तो मेहनत मैं आपसे कराऊंगी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगले प्रश्न पर आइए, 36वां प्रश्न है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, बड़ी ही अच्छी कविता है, बताइए किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? 36वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुदामा पांडे धूमिल की ये पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न पर आइए, 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रगतिशील कवि नहीं है? नागार्जुन हैं, बिल्कुल हैं, और केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, त्रिलोचन शास्त्री भी हैं, मुक्तिबोध नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आइए, 38वां प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? अमृतसर आ गया कहानी जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है, तो बताइए कहानी के लेखक कौन है? और ये जो कहानी है विभाजन की त्रासदी पर आधारित, ठीक है, तो ये दोनों तथ्य जो हैं आपको याद रखने हैं, मतलब यूजीसी नेट वाला नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। किसकी कहानी है ये तो याद रखना ही पड़ेगा, भीष्म साहनी की। ऑप्शन बी करेक्ट है। 39वें प्रश्न पर आइए, प्रश्न है 25 चौका 150 कहानी की विषय वस्तु क्या है? दलित विमर्श पर आधारित ये कहानी है, किसकी कहानी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कहानी है।
चलिए फिर इसका उत्तर दीजिए, सही आंसर क्या है? जातिगत शोषण, सिर्फ और सिर्फ जातिगत शोषण इसमें नहीं है, इसमें जातिगत और आर्थिक दोनों शोषण हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतिम प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, चौधरी पीर बख्श निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है? बताइए। दुलाई वाली? नहीं, दुलाई वाली कहानी जो है नेट के सिलेबस में संकलित है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? यशपाल की कहानी है, ऑप्शन डी करेक्ट है, पर्दा। और इसके बारे में 2 तथ्य और जान लीजिए। एक तो मैंने बताया कि ये यशपाल की कहानी है, दूसरा मैंने बताया नहीं, मतलब बता रही हूँ, सन 1944 में प्रकाशित। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लेना। चलिए फिर यहीं पे चर्चा मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको आज के इस सेशन में मज़ा आया होगा। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।